दोस्तों, दुनिया की राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है। पहले आता है झूठ, फिर आता है बड़ा झूठ और उसके बाद आता है वह नैरेटिव जिसे ताकतवर देश पूरी दुनिया में सच की तरह बेचने की कोशिश करते हैं। इस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक ऐसी खबर को बार-बार उछाला जा रहा है जिसने लोगों के दिमाग में एक बड़ा भ्रम पैदा कर दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की परमिशन दे दी है। अब जरा सोचिए, क्या सच में एक स्वतंत्र देश को अपनी ऊर्जा सुरक्षा तय करने के लिए किसी दूसरे देश की अनुमति की जरूरत होती है? क्या भारत जैसा विशाल और शक्तिशाली राष्ट्र अपने आर्थिक फैसले किसी और की इजाजत से लेता है? यही वह सवाल है जिसने इस पूरी खबर की सच्चाई को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने जिस तरीके से इस खबर को पेश किया, उसे ऐसा लगा जैसे भारत अब तक रूस से तेल खरीद ही नहीं रहा था और अचानक किसी बड़े देश ने उसे अनुमति दे दी। लेकिन जब हम असली आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को देखते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। सच्चाई ये है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि उसे और ज्यादा बढ़ा दिया। युद्ध से पहले भारत के कुल तेल आयात का सिर्फ लगभग 1 या 2% हिस्सा ही रूस से आता था। लेकिन जैसे ही पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए और रूस ने तेल सस्ते दामों पर बेचने की रणनीति अपनाई, भारत ने उसी मौके को अपने आर्थिक हित में बदल दिया। आज स्थिति यह है कि भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 35 से 40% हिस्सा रूस से आता है और रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। ऐसे में यह कहना कि किसी ने भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी, अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करने वाला बयान है। असल कहानी यह है कि पश्चिमी देशों ने रूस के तेल पर एक प्राइस कैप यानी कीमत की सीमा तय की थी, जिसका मतलब यह था कि जो देश इस व्यवस्था में शामिल हैं, वे रूस से तय सीमा से ज्यादा कीमत पर तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन यह कोई संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध नहीं था, बल्कि कुछ पश्चिमी देशों का अपना निर्णय था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से भारत पर ऐसा कोई दबाव या कानूनी बाध्यता थी ही नहीं कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे। भारत ने साफ कहा कि उसकी पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना है और यही कारण है कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखा। इसी फैसले की वजह से भारत ने अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत भी की, क्योंकि रूस से मिलने वाला तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार से काफी सस्ता था। यही नहीं, जब डॉलर में भुगतान को लेकर समस्याएं पैदा हुईं, तो भारत और रूस ने वैकल्पिक रास्ते भी खोज ली, जिसमें स्थानीय मुद्राओं और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के जरिए व्यापार करने की व्यवस्था शामिल थी। इस पूरी कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है जो अक्सर हेडलाइनों में दिखाई नहीं देता। वैश्विक ऊर्जा बाजार बेहद संवेदनशील होता है। अगर रूस का तेल अचानक बाजार से गायब हो जाए, तो पूरी दुनिया में तेल की भारी कमी हो सकती है और कीमतें खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में कच्चे तेल की कीमत 150 से $200 प्रति बैरल तक भी जा सकती है, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का विस्फोट हो जाएगा। यही वजह है कि सार्वजनिक मंचों पर भले ही रूस के खिलाफ बयान दिए जाते हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि वैश्विक बाजार को स्थिर रखने के लिए रूस का तेल किसी न किसी रूप में बाजार में बने रहना जरूरी है। और इसी जगह भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, उसे अपनी अत्याधुनिक रिफाइनरियों में प्रोसेस करता है और फिर वही पेट्रोल और डीजल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता है। इस तरह भारत वैश्विक ऊर्जा संतुलन का एक अहम केंद्र बन गया है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार ऐसी खबरें और शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो वास्तविकता से ज्यादा एक विशेष छवि बनाने के लिए होते हैं। परमिशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि यह दिखाया जा सके कि दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था अभी भी कुछ शक्तिशाली देशों के इशारों पर चलती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज की दुनिया बदल चुकी है। अब देश अपने हितों के आधार पर फैसले लेते हैं और वैश्विक राजनीति पहले की तरह एक तरफा नहीं रही। भारत ने इस पूरे मामले में यही संदेश दिया है कि उसकी विदेश नीति किसी दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होती है। यही कारण है कि भारत ने एक तरफ रूस के साथ ऊर्जा व्यापार जारी रखा और दूसरी तरफ दूसरे देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंध भी संतुलित बनाए रखे। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खबरों की हेडलाइन और असली सच्चाई के बीच कितना बड़ा फर्क हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी बड़ी खबर को समझने से पहले उसके पीछे छिपे आंकड़ों, नियमों और रणनीतियों को भी देखा जाए, क्योंकि कई बार जो बात दुनिया के सामने दिखाई जाती है, उसके पीछे असली कहानी बिल्कुल अलग होती है। अब आगे की कहानी यहीं से और भी दिलचस्प और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब हम इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं, तो साफ दिखाई देता है कि यह सिर्फ तेल खरीदने की साधारण खबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक रणनीति और भू राजनीतिक खेल छिपा हुआ है।
यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। पश्चिमी देशों ने रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। बैंकिंग सिस्टम पर रोक लगाई, शिपिंग और इंश्योरेंस पर पाबंदियां अमल लगाईं और तेल के व्यापार को सीमित करने की कोशिश की। लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था इतनी सरल नहीं होती कि किसी एक फैसले से सब कुछ रुक जाए। रूस दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों में से एक है और उसका तेल अचानक बाजार से गायब हो जाए तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। यही कारण था कि जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो कई देशों ने अपने हितों को देखते हुए अलग रास्ता अपनाया। भारत ने भी वही किया जो किसी भी जिम्मेदार राष्ट्र को करना चाहिए था। उसने अपने लोगों और अपनी अर्थव्यवस्था के हित को सबसे ऊपर रखा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और उसकी ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर भारत महंगा तेल खरीदता तो उसका सीधा असर देश की महंगाई, उद्योग, परिवहन और आम जनता की जेब पर पड़ता। इसलिए भारत ने सस्ते रूसी तेल को एक आर्थिक अवसर की तरह देखा और उसी के आधार पर अपनी नीति बनाई। यही वजह है कि रूस ने भारत को भारी छूट देकर तेल बेचना शुरू किया और भारत की रिफाइनरियों ने उस तेल को खरीदकर उसे प्रोसेस किया। आज भारत की कई बड़ी रिफाइनरियां दुनिया की सबसे आधुनिक रिफाइनरियों में गिनी जाती हैं और वे अलग अलग प्रकार के कच्चे तेल को प्रोसेस करने में सक्षम हैं। यही कारण है कि रूस से आने वाला कच्चा तेल भारत में रिफाइन होकर वैश्विक बाजार में फिर से पहुंचता है। कई रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि भारत में रिफाइन किया गया पेट्रोल और डीजल यूरोप तक भी पहुंचा। यानी एक तरह से वही ऊर्जा जो रूस से आई थी वह अलग रूप में वापस वैश्विक बाजार में चली गई। इससे यह साफ समझ आता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बार चीजें उतनी सीधी नहीं होती जितनी हेडलाइनों में दिखाई देती हैं। अब जरा एक और महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से गुजरता है और इनमें सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है हॉर्मुज जलडमरू मध्य और मध्य पूर्व का क्षेत्र। अगर इस इलाके में तनाव बढ़ता है या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर सीधा असर पड़ सकता है। पिछले कुछ वर्षों में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, युद्ध की आशंकाओं और समुद्री मार्गों की असुरक्षा ने कई देशों को ऊर्जा स्रोतों के नए विकल्प खोजने के लिए मजबूर किया। भारत ने भी इसी रणनीति के तहत अपने ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाया ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके। यही कारण है कि रूस से तेल खरीदना भारत के लिए केवल एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा की दीर्घकालिक रणनीति भी है। जब दुनिया में संकट बढ़ता है तब वही देश सुरक्षित रहते हैं जिन्होंने पहले से अपने संसाधनों और सप्लाई चेन को मजबूत बनाया होता है। भारत ने इसी दिशा में काम किया और यही वजह है कि तमाम वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रही। इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है और वह है वैश्विक नैरेटिव की ताकत। कई बार बड़ी शक्तियां केवल नीतियों से ही नहीं बल्कि कहानी गढ़कर भी प्रभाव डालती हैं। शब्दों का चयन, हेडलाइनों का तरीका और खबरों की प्रस्तुति, ये सब मिलकर एक ऐसी धारणा बनाते हैं जो वास्तविकता से अलग हो सकती है। परमिशन जैसा शब्द उसी तरह का एक उदाहरण है। यह शब्द सुनने में भले ही छोटा लगता हो लेकिन इसके पीछे एक बड़ा संदेश छिपा होता है। यह दिखाने की कोशिश कि दुनिया अभी भी किसी एक केंद्र से नियंत्रित होती है। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि दुनिया तेजी से बहुध्रुवीय बन रही है। नए आर्थिक केंद्र उभर रहे हैं, नई साझेदारियां बन रही हैं और देश अपने हितों के आधार पर फैसले ले रहे हैं। भारत ने भी इसी बदलती दुनिया में एक संतुलित और स्वतंत्र नीति अपनाई है। उसने किसी के दबाव में आए बिना अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखा और साथ ही अपने कूटनीतिक संबंधों को भी संतुलित बनाए रखा। यही कारण है कि आज भारत वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण और निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से हमें एक बहुत बड़ा सबक भी मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो दिखाई देता है वही हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होता। कई बार असली कहानी आंकड़ों, समझौतों और रणनीतियों के भीतर छिपी होती है। इसलिए जरूरी है कि हम हर खबर को समझदारी से देखें, उसके पीछे की वास्तविकता को समझें और तथ्यों के आधार पर राय बनाएं। और अंत में आप सभी से एक जरूरी बात, अगर आप दुनिया की राजनीति, वैश्विक घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की सबसे सच्ची, गहरी और बेबाक जानकारी पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी खबरें मिलें जिनमें सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि उसके पीछे की असली कहानी भी बताई जाए, तो आपको जुड़े रहना होगा एक्सपोज्ड वर्ल्ड अफेयर्स के साथ। क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ओरिजिनल और सबसे भरोसेमंद जानकारी देने वाला प्लेटफॉर्म बनने की दिशा में काम कर रहा है। यहाँ आपको सनसनी नहीं बल्कि सच्चाई मिलेगी, अफवाह नहीं बल्कि विश्लेषण मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण, हर खबर के पीछे छिपी असली कहानी मिलेगी। इसलिए अगर आप सही जानकारी चाहते हैं, गहराई से समझना चाहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो हर हाल में जुड़े रहिए एक्सपोज्ड वर्ल्ड अफेयर्स के साथ।